हेलो दोस्तों, यूपीएससी प्रैक्टिस में आपका स्वागत है। आज हम लेके आए हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक। इसमें क्या है, आईपीसी। आईपीसी क्या है, 1860 का कानून है। इसमें जितनी भी धाराएं हो सकती थी उन सबको आज हम एक ही वीडियो में कवर करेंगे। चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। आज का वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, पूरा जितना भी आईपीसी होता है, जितनी भी महत्वपूर्ण धाराएँ हो सकती थी उन सबको हमने एक ही वीडियो में कवर करने की कोशिश की है। इस वीडियो को देखने के बाद हो सकता है कि आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े। तो चलिए हम शुरू करते हैं। इससे पहले कि शुरू करें, हम एक सामान्य परिचय ले लेते हैं आईपीसी का। पहला होता है एक आईपीसी, एक होता है सीआरपीसी। आईपीसी क्या होता है, इंडियन पीनल कोड। इसमें क्या दिया होता है, एक होता है आईपीसी, एक होता है सीआरपीसी। इसमें होता है इंडियन पीनल कोड और सीआरपीसी का मतलब होता है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। इंडियन पीनल कोड में क्या दिया होता है, इसमें मुख्य रूप से दंड यानी कि कोई भी सज़ा है, सज़ा की परिभाषा और उससे संबंधित दंड क्या होगा वो दिया जाता है। और सीआरपीसी में क्या होता है, दंड का प्रावधान, मतलब जो होता है प्रोसीजर इसमें क्या होगा, यानी कि दंड में क्या क्या प्रोसीजर अपनाया जाएगा और इसके बारे में दिया होता है। चलिए शुरू करते हैं। आईपीसी में करीब 511 धाराएँ हैं और इसमें लगभग 23 चैप्टरों में विभाजित किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास को। सीआरपीसी का जो था, इसे हिंदी में कहते हैं भारतीय दंड संहिता 1860 और धारा को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, सेक्शन, और उर्दू में कहते हैं दफ़ा। तो चलिए आज के क्लास को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मुझे बता दें कि वीडियो को पूरा देखिए। अगर वीडियो को आप छोड़ के जाते हैं या छोड़ते हैं तो क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप खो देंगे। तो जो कि एक सामान्य व्यक्ति या फिर जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम है उसके लिए आवश्यक है, सारे के सारे हमने धाराएँ एक ही वीडियो में कवर कर लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। इसमें क्या है, मुख्य रूप से हमने पहले ही बता दिया कि 511 इसमें धाराएं हैं और कितने 23 चैप्टरों में विभाजित है। और ये हमारा लागू कब से हुआ था, कानून आया था हमारा 1860 में, लेकिन लागू हुआ था हमारा 1862 से भारत में लागू हो गया था। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला धारा है धारा नंबर 1, यानी कि आईपीसी की धारा 1। धारा 1 क्या कहती है, सामान्य सी बात है कि कोई भी कानून हो तो उसकी पहली धारा क्या कहेगी, उस कानून के बारे में ही बताएगी। तो पहली धारा क्या कहती है, संहिता का नाम और प्रवर्तन का विस्तार। यानी कि धारा जो 1 कहती है कि हमारा आईपीसी क्या होगा, इसका नाम क्या होगा, आईपीसी इंडियन पिनल कोड, यानी कि भारतीय दंड संहिता, और यह विस्तारित कहाँ होगी, यानी कि भारत में कहाँ कहाँ तक लागू होगी। तो यानी कि धारा 1 में कहा गया है भारतीय दंड संहिता का नाम और प्रवर्तन का विस्तार। और धारा 2 में क्या कहा गया कि भारत के भीतर कोई भी अगर दंड होता है, कोई भी अगर क्या कहते हैं अपराध होता है तो उसके लिए क्या दंड होगा। तो ये हमारा किस में कहा गया है, धारा 2 में बताया गया है। यानी कि भारत की सीमाओं के भीतर कोई भी अपराध होता है तो उसके लिए हमारा धारा 2 बताया गया, उसमें बताया गया। धारा 3 में क्या बताया गया हमारा, अगर भारत की सीमाओं के बाहर, जैसे कि भारत की सीमा है उसके अगर बाहर कोई भी अपराध होता है तो उसके लिए दंड का क्या प्रावधान रहेगा। तो वो किस में बताया गया, हमारा धारा 3 में बताया गया है। क्या है, धारा 1 में संहिता का नाम और प्रवर्तन का विस्तार, धारा 2 में भारत के भीतर होने वाले अपराधों के लिए दंड, और धारा 2 में क्या, भारत के बाहर किंतु भारत के कानून के अकॉर्डिंग क्या है जो एक अपराध है तो उसके लिए क्या दंड होगा। तो धारा हमारा 3 में बताया गया है। उसके बाद हमारा सीधे धारा नंबर 11 पे आते हैं, क्योंकि हमने महत्वपूर्ण टॉपिक जो है, महत्वपूर्ण धाराएँ ली हैं जो हमारे एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से या फिर एक सामान्य नागरिक को पता होना चाहिए, उसको ही हमने लिया है। तो अगले आता है 11, धारा नंबर 11। धारा नंबर 11 बोलती है कि व्यक्ति की परिभाषा क्या होगी, व्यक्ति की परिभाषा में कौन कौन आएगा, जैसे कि स्त्री, पुरुष या कोई कंपनी है तो क्या है, व्यक्ति की परिभाषा के अंतर्गत ही आता है। तो हो गया हमारा 11, धारा 11 क्या कहती है, व्यक्ति की परिभाषा बताती है। उसके बाद आता है हमारा धारा नंबर 18। धारा नंबर 18 में क्या 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 कहा गया है, भारत का राज्य क्षेत्र। इसमें बताया कि भारत का राज्य क्षेत्र क्या होगा। भारत का राज्य क्षेत्र का मतलब होता है केवल भारत की सीमा ही नहीं होती है, बल्कि भारत की जो प्रादेशिक सीमा यानी कि जो समुद्र से लगी हुई सीमा होती है, उसके आगे जो अनन्य आर्थिक क्षेत्र होता है उसे भी काउंट करते हैं। या भारत का कोई भी हवाई जहाज है कहीं देश में तो वो भी भारत की सीमा के अंतर्गत ही आता है। या कोई भी भारत का जो है जलयान है उसको भी भारत की क्षेत्र ही कहा जाता है। तो क्या है, भारत का राज्य क्षेत्र जो किस में कहा गया है, हमारा भाग 18 में बताया गया है। उसके बाद आता है भाग नहीं क्या है, धारा 18 में बताया गया। उसके बाद धारा आती है हमारी 24।
धारा 24 किससे संबंधित है? बेईमानी से। यानी कि अगर कोई भी बेईमानी करता है तो वहाँ पे धारा कौन सी लगेगी हमारी? धारा 24। जैसे कि आपके साथ अगर कोई बेईमानी हो जाती है तो आप वहाँ पे क्या कर सकते हैं कि आपकी धारा 24 के तहत उसको दंडित करवा सकते हैं। और अगला आता है धारा 63। 24 के बाद सीधे 63 पे आते हैं। क्या है? आप यहाँ पे ये मत देखिए कि काफ़ी गैप है, क्योंकि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से जितनी भी धाराएँ हैं वो सारी की सारी कवर कर ली गई हैं। इससे आपको निश्चिंत रहिए कि कोई भी महत्वपूर्ण धारा छूट गई है। और आपको लगता है कि अगर कोई महत्वपूर्ण धारा छूट गई है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो आते हैं अगली धारा है 63। 63 में क्या कहा गया कि जुर्माने की रकम, यानी कि कोई भी भारत में अगर कोई अपराध जैसे कि सिग्नल तोड़ना हो गया या कोई भी जुर्माना लगता है तो उसकी रकम कैसे तय होगी? वो हमारा इंडियन पिनल कोड यानी कि आईपीसी की धारा 63 के तहत रकम की जो रकम होगी, जुर्माने की रकम तय की गई है धारा 63 के तहत। उसके बाद आता है हमारा आईपीसी की धारा 82। क्या कहती है? 7 वर्ष से नीचे का अगर कोई बच्चा कोई कार्य करता है, वो चाहे अपराध ही क्यों ना हो, वो अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। चाहे कि 7 साल से नीचे का बच्चा है, अगर उसने किसी भी व्यक्ति का अगर मर्डर भी कर दिया है तो भी वो क्या है? अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि 7 साल का बच्चा है वो अबोध की श्रेणी में आता है। तो उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहेंगे? आयु क्या है? 7 वर्ष से कम आयु के शिशु के कार्य, जिसमें कहा गया धारा 82 में बताया गया है। धारा 82 में बताया गया है 7 साल से कम उम्र के व्यक्ति का, यानी कि शिशु का कार्य। उसके बाद आता है हमारा धारा 84। धारा 94। धारा 94 में क्या कहा है? धमकाकर कार्य करना। यानी कि धारा 94 में कहा गया है कोई भी व्यक्ति आपसे कोई भी धमकाकर कार्य करता है, जैसे अच्छा हो या बुरा, उसमें क्या कहेंगे? धारा 94 के तहत एक असंवैधानिक यानी कि एक दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है उसके विरुद्ध। अगला आता है हमारा धारा 97। धारा 97 में क्या कहा गया? शरीर एवं संपत्ति की निजी प्रतिरक्षा। इसमें क्या कहा गया कि निजी प्रतिरक्षा किसकी? शरीर की, आपने अपने शरीर की और संपत्ति की रक्षा के लिए कोई भी दंड आपको नहीं लगेगा, आप वहाँ पे अपनी सुरक्षा रख सकते हैं। तो यहाँ पे धारा जो होगी 97 लागू होगी। उसके बाद आती है आईपीसी की धारा 106। 106 में कहा गया कि घातक हमले से अगर आप पे कोई हमला होता है, घातक आक्रमण होता है, तो वहाँ पे आप सेल्फ डिफेंस यानी कि आत्मरक्षा के लिए कदम उठा सकते हैं। उसमें अगर आपके द्वारा किसी व्यक्ति का क्या है, अगर कत्ल भी हो जाता है तो भी आपको उसमें सज़ा नहीं मिलेगी, क्योंकि वो आपने खुद की आत्मरक्षा के लिए कदम उठाया था। तो ये हमारा किस धारा के तहत आता है? 106। यानी कि आत्मरक्षा के लिए अगर पूछे कि आमतौर पर पूछा जाता है कि आत्मरक्षा के लिए कौन सी धारा है, तो 106 धारा, आईपीसी की धारा 106 क्या कहती है? आत्मरक्षा के लिए बारे में बात करती है। उसके बाद आती है धारा 120। 120 में क्या कहा गया कि षड्यंत्र, अगर कोई षड्यंत्र रचता है तो धारा 120 के तहत क्या होगा? एक अपराध होगा। तो षड्यंत्र के लिए कौन सी धारा है हमारी? 120। उसके बाद आता है हमारा धारा 124A, जो किसके लिए है? राजद्रोह के लिए। यानी कि कोई भी राज्य के, यानी राजद्रोह किसके विरुद्ध होता है? राजा के विरुद्ध। यहाँ पे एक बात क्लियर कर देते हैं कि राजद्रोह और राष्ट्रद्रोह में अंतर होता है। राजद्रोह जो होता है सरकार के विरुद्ध होता है, और राष्ट्रद्रोह जो होता है देश के विरुद्ध होता है। तो राजद्रोह को इस समय क्या है? सरकार यानी कि हमारी सुप्रीम कोर्ट ने इस पर भी रोक लगा दी है। यानी कि इस समय वर्तमान में किसी भी व्यक्ति पर राजद्रोह का कानून नहीं लगेगा। 124A राजद्रोह का कानून नहीं लगेगा, पर राष्ट्रद्रोह अलग है, हमने अभी पहले ही बता दिया। तो राजद्रोह 124 के तहत राजद्रोह आता है धारा, जो अभी सुप्रीम कोर्ट ने अभी इस पर रोक लगा रखी है। उसके बाद आता है हमारा धारा 130। 130 में क्या कहा गया? कैदी को निकालना या शरण देना। इसमें 130 में कहा गया अगर आप किसी भी कैदी को मतलब गैर कानूनी तरफ से निकालते हैं या उसको शरण देते हैं अपने यहाँ, तो एक दंडात्मक कार्रवाई होगी, यानी कि एक पनिशबल एक्ट होगा जो हमारा कैदी को निकालना या संश्रय देना, जो हमारा दंड किस में दिया गया? 130 में बताया गया क्या दंड होगा। उसके बाद हमारा आता है धारा 144, जो आमतौर पर आप सुनते रहते होंगे कि धारा 144 इस जगह पर लग गई है, इस जगह पर धारा 144 लगी है। वो किस लिए होता है? अगर घातक आयुध यानी कि घातक हथियारों से इकट्ठा होते हैं लोग, अगर घातक हथियारों से विधि के विरुद्ध जनसमूह इकट्ठा होता है तो वहाँ पे धारा 144 लगा दी जाती है, जो आप लोग अच्छे से जानते होंगे कि धारा 144 क्या होती है। उसके बाद में आता है धारा 153।
धारा 153 क्या कहती है? अगर राष्ट्र की अखंडता के विरुद्ध कोई भी जनसमूह या प्रतिकूल कार्रवाई की जाती है तो उसे किस धारा के तहत रोका जाएगा? धारा 153 के तहत उसे रोका जाएगा। उसकी बात आता है दंगा। जैसे कि अगर किसी भी क्षेत्र में दंगा होता है तो वहाँ पे कौन सी धारा लागू होगी? धारा 159। किसी भी जगह पर अगर दंगा होने की स्थिति में धारा 159 लागू होती है। उसके बाद में दंगा अगर हो जाता है तो दंगा होने के बाद में जो भी सज़ा होगी वो धारा 160 के तहत उसमें दंड का प्रावधान है। यानी कि 159 में दंगा की परिभाषा दी है, दंगा क्या होता है। उसके बाद में 160 में क्या कहा गया? दंगे की परिभाषा, वो दंगे की परिभाषा 59 में और दंगे का दंड जो है 160 में है। उसके बाद आता है कि 177, धारा 177 में क्या कहा गया है कि पुलिस या सरकारी कर्मचारी को गलत सूचना देना। अगर आप किसी भी पुलिस या सरकारी कर्मचारी जब सूचना आपसे पूछता है या कोई भी बात पूछताछ करता है, उसमें अगर आप किसी कर्मचारी को या पुलिस को गलत सूचना देते हैं तो क्या हो जाएगा? आपको धारा 177 के तहत गिरफ्तार किया जा सकता है। उसके बाद आता है धारा 186। 86 क्या है? सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाना। ये पुलिस काफ़ी बार यूज़ करती है धारा 186। अगर आप किसी भी सरकारी कर्मचारी है उसके कार्य में क्या करते हैं? बाधा पहुंचाते हैं या उसको करने से रोकते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा? 186, धारा 186 के तहत उस व्यक्ति को दंडित किया जा सकता है और पुलिस उसे पकड़ सकती है। सरकारी काम में बाधा पहुंचाना। उसके बाद है धारा 189 यानी कि 189। धारा 189 में क्या कहा है? लोक सेवक को धमकी देना। जैसे आमतौर पर आप सुनते ही रहते होंगे कि किसी भी पुलिस कर्मचारी को या किसी कांस्टेबल को आमतौर पर धमकी दे दी जाती है कि ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। तो उस कर्मचारी को अगर धमकी देते हैं तो धारा 189 के तहत आप पे कार्रवाई की जा सकती है, पुलिस आप पर उठा ले जाएगी। किसके तहत? धारा 189 के तहत। अगर आप किसी भी पुलिस कर्मचारी या कोई भी लोक सेवक है उसको धमकी देते हैं तो आप पर किसकी धारा लगेगी? 189। जो व्यक्ति ऐसा कार्य करेगा उस पर 189 धारा के तहत गिरफ्तार कर लिया जाएगा उस व्यक्ति को। उसके बाद आता है किसी भी पुलिस या सरकारी कर्मचारी को क्या करता है? अगर कोई व्यक्ति झूठे सबूत देता है, झूठे सबूत का मतलब कोई भी अगर सबूत उससे पूछा गया, अगर उसने झूठा सबूत दे दिया या फिर सबूत को बदलने की कोशिश की तो क्या होगी? धारा 191 के तहत अपराध की श्रेणी में है, उसे सज़ा हो सकती है। कितना? 191 के तहत। अगली धारा आती है हमारी 192, क्या है? 91, 198। इसके बाद में आती है 198। 198 धारा क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी नियुक्ति में या फिर किसी भी ऐसी नौकरी में गलत अगर प्रमाण पत्र देता है, अपने नकली प्रमाण पत्र देता है तो क्या हो जाएगा? वो एक धारा 198 के तहत दंडित किया जाएगा और उसकी नौकरी भी चली जाएगी। तो वहाँ पे आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। जो भी व्यक्ति नकली प्रमाण पत्र देगा धारा 198 के तहत उसको नौकरी से निकाल दिया जाएगा और उसे दंड 198 के तहत दंडित किया जाएगा। उसकी बात आता है 201। धारा 201 क्या कहती है? सबूत को मिटाना है। जैसे कोई भी व्यक्ति अगर कोई अपराध करता है उसके बाद सबूत को मिटाता है या किसी व्यक्ति से सबूत को मिटवाता है तो उस पर धारा कौन सी लगती है? 201। आमतौर पर मूवियों में दिखाया जाता है कि उसने सबूत को बिगाड़ने की कोशिश की है या सबूत को छिपाने की कोशिश की है तो उस पर धारा 201 के तहत दंड या जुर्माना या फिर दोनों हो सकता है। तो धारा 201। अगला आता है धारा 212। धारा 212 में क्या कहा गया है? धारा 212 में कहा गया अपराधी को संश्रय देना। यानी कोई भी अपराधी है उसको अगर आप अपने यहाँ शरण देते हैं तो वह 212 के तहत एक दंड दिया जाएगा। किसके तहत? 212, धारा 212 के तहत। अगली धारा आती है हमारी 264। इसको हम लगातार सीरियल वाइज कर रहे हैं। अगर थोड़ी सी बोरिंग लग रही हो फिर भी आप देखिएगा वीडियो, क्योंकि हमारा ये धाराएँ क्या हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण धाराएँ हैं और एक सामान्य नागरिक और हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले हर स्टूडेंट को पता होनी चाहिए। इसलिए क्या है, हम इधर उधर की बात ना करते हुए सीधे पॉइंट टू द पॉइंट बिल्कुल ही अपने टॉपिक पे फिक्स पॉइंट पे फिक्स होते हुए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्या है? धारा 212 क्या है? अपराधी को संश्रय देना। उसके बाद में धारा 264। धारा 64 में क्या कहा गया? कोई भी व्यक्ति अगर जैसे कि कोई भी दुकानदार है नकली बांट या फिर कम तौल करता है
तो वहाँ पे कौन सी धारा लग जाएगी? 264। यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं। किसी भी अगर दुकानदार को आप गलत बाट तौलते हुए देखते हैं तो वहाँ पे आप उसे बता सकते हैं कि धारा 264 के तहत आप पर कार्रवाई की जा सकती है। उसके बाद आता है हमारा धारा 275। धारा 275 में कहा गया है अपमिश्रित औषधियाँ। अगर कोई भी अपमिश्रित औषधियाँ यानी कि औषधियाँ बनाता है बिना लाइसेंस के या गलत तरीके से, तो उस पर धारा 275 के तहत कार्रवाई की जाएगी। धारा 275 क्या है? बिक्री करता है अगर तो। उसके बाद में धारा 292। धारा 292 में क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति कोई भी हमारा व्यक्ति अगर है वो अश्लील पुस्तकों को बेचता है, धारा 292 कहता है अश्लील पुस्तकों को बेचता है तो उस पर 292 के तहत कार्रवाई की जाएगी। उसके बाद आता है हमारा धारा 294। 294 में कहा गया अश्लील कार्य करता है या कोई संगीत करता है तो धारा 294 के तहत उस पर कार्रवाई की जाएगी। अश्लील कार्य या गाने को प्रसारित करता है तो उस पर धारा 294 लागू होगी। जैसा कि बहुत से रैप सॉन्ग होते हैं, उसमें क्या होता है, बहुत से उल्टे सीधे या अश्लील शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, तो वहाँ पे हमारी कौन सी धारा लग जाएगी? 294 के तहत उस पर कार्रवाई की जा सकती है। उसके बाद आता है 295। आप जानते हैं 295 अभी काफ़ी चर्चा में रही थी। तो 295 में क्या कहा है? किसी भी धर्म के या किसी धार्मिक स्थल की अपमान करना तो क्या आ जाएगा? 295 के तहत दंड दिया जाएगा। धारा 295 किसी भी व्यक्ति के धर्म को अपमानित करना या धार्मिक स्थान को अपमानित करना, धारा 295 के तहत उस पर कार्रवाई की जाएगी। उसके बाद आता है हमारा धारा 295A। इसमें कहा गया किसी भी धार्मिक भावनाओं को आहत करना, यानी किसी भी व्यक्ति की अगर धार्मिक भावनाओं को आहत करते हैं धारा 295A के तहत आप पर कार्रवाई की जाएगी। उसके बाद आते हैं धारा 298। धारा 298 इसमें कहा गया है अगर किसी भी व्यक्ति के द्वारा धार्मिक सम्मेलन में विघ्न डाला जाता है, जैसे भी कोई भी अगर धार्मिक सम्मेलन हो रहा है, सार्वजनिक सम्मेलन है किसी भी धर्म का हो, अगर वहाँ पे अगर कोई भी व्यक्ति उस धार्मिक सम्मेलन को विघ्न डालता है यानी कि उसको होने से रोकता है या उसमें कोई भी गलत कृत्य करता है तो धारा 298 के तहत उस पर कार्रवाई की जाएगी। अगला आता है धारा 300। धारा 300 में क्या कहा बताया गया है? हत्या की परिभाषा। धारा 300 में हत्या की परिभाषा दी गई है। और धारा 302 में हत्या के लिए दंड। और कोई भी व्यक्ति किसी की हत्या करता है तो उसकी परिभाषा किस में दी गई? 300 में, यानी कि हत्या क्या होगी उसकी परिभाषा 300 में दी गई है। और हत्या के लिए दंड क्या होगा उसकी परिभाषा 302 में बताई गई है। और उसकी क्या है, दंड क्या होगा वो धारा 302 में बताया गया। उसके बाद आता है हमारा धारा 304। धारा 304 में क्या कहा गया? दहेज हत्या। 304A दहेज हत्या। अगर किसी भी व्यक्ति का दहेज के द्वारा यानी कि हत्या होती है पर क्या दहेज हत्या होती है तो धारा 304 के तहत उस पर कार्रवाई की जाएगी। अगला आता है धारा 306 हत्या के लिए उकसाना। अगर कोई व्यक्ति क्या है हत्या नहीं करता है लेकिन हत्या के लिए किसी को उकसाता है या उसको बहलाता फुसलाता है ताकि उसका मानसिक संतुलन अगर बिगड़ा हुआ है वो हत्या कर लेता है तो वहाँ पे धारा 306 के तहत उस पर कार्रवाई होगी कि उसने उसको हत्या के लिए उकसाया था। तो धारा 306 ने कहा है कि हत्या के लिए उकसाना भी एक अपराध है, उसमें धारा 306 लागू होगी। उसके बाद में आता है धारा 307। इसमें हत्या की कोशिश करना। यहाँ पे आप किसी को उकसा रहे हैं कि वो खुद हत्या करे या किसी दूसरे से करवा दे, लेकिन यहाँ पे कहा गया है कि धारा 300 के तहत आप हत्या करने की कोशिश करते हैं। कोई व्यक्ति किसी की हत्या करने की अगर कोशिश करता है, एक होता कोशिश करना, एक होता कोशिश करवाना, एक होता खुद को मतलब हत्या कर देना। अगर हत्या की परिभाषा 300 में दी गई है। हत्या के लिए दंड क्या है? 302 में है। लेकिन हत्या की कोशिश करते हैं कोई व्यक्ति तो 307 में है। कोई व्यक्ति अगर हत्या की कोशिश करता है तो 307 में, मतलब अगर किसी ने मारने की कोशिश की पर वो मरा नहीं तो उस पर धारा 307 के तहत हत्या की कोशिश का दंड लगेगा। और उस धारा 306 जो है किसी व्यक्ति को हत्या के लिए उकसाते हैं तो 306 लगेगा। उसके बाद में आता है धारा 309। 309 भी अभी क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है। धारा 309 के तहत क्या है, किसी भी आत्महत्या के लिए दंड का प्रावधान दिया गया था। अगर कोई व्यक्ति आत्महत्या करता है तो उसके लिए दंड था।
लेकिन वर्तमान में कहा गया है कोई व्यक्ति अगर आत्महत्या करता है तो इसका मतलब है कि वो मानसिक रूप से बीमार है। तो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उसको आत्महत्या करने वाले पर दंड नहीं किया, मतलब दंडित नहीं किया जाएगा। तो धारा 309 के तहत आत्महत्या करने वाले आत्महत्या का प्रयास करने पर दंड का प्रावधान था। अगला आता है 310। कोई व्यक्ति आपके साथ अगर ठगी कर लेता है या किसी व्यक्ति के साथ ठगी हो जाती है तो वहाँ पे क्या धारा 310 के तहत प्रावधान है। धारा 310 में बताया गया है कि किसी व्यक्ति के द्वारा ठगी की जाती है तो क्या दंड होगा। उसके बाद में आता है धारा 312। धारा 312 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें बताया गया गर्भपात, यानी कि अगर कोई व्यक्ति गर्भपात कराता है तो वहाँ पे धारा 312 लगेगी। जैसा कि पता है कि हमारे संविधान, हमारे जो कानून है गर्भपात का, उसमें 24 सप्ताह तक गर्भपात की अनुमति है। उसके बाद अगर गर्भपात होता है तो नहीं अनुमति है। वो भी उससे पहले क्या है, करीब 2 डॉक्टरों से सर्टिफाइड कराना होता है। तो धारा 312 के तहत अगर कोई गर्भपात कराता है इलीगल तो वहाँ पे धारा 312 लगेगी। लेकिन धारा 313 भी दी है, वहाँ पे दिया है अगर कोई स्त्री की बिना सहमति से। धारा 312 में स्त्री की सहमति तो है पर जो है गलत तरीके से, यानी कि गैर कानूनी तरीके से गर्भपात कराया जाता है धारा 312। लेकिन स्त्री की सहमति के बिना ही अगर गर्भपात कराया जाता है तो धारा 313 के तहत अपराध है, यहाँ पे दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। अगला है हमारा, कुछ रह गए हैं थोड़े से 10-5, उसको कंप्लीट कर लेते हैं, वीडियो कंप्लीट होने ही वाला है। और 326 में कहा गया है एसिड अटैक। 310 में ठगी थी, 312 में गर्भपात कराना, 313 में स्त्री के विरुद्ध, यानी मतलब स्त्री की बिना सहमति से। अगला है 326। 326 बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें क्या है, एसिड अटैक। अगर किसी के व्यक्ति के ऊपर एसिड अटैक होता है तो वहाँ पे धारा 326 लागू होगी। जो व्यक्ति एसिड अटैक करता है उस पर धारा 326 के तहत दंड के प्रावधान होंगे, किए जाएंगे। उसके बाद बात है सामान्य हमला। अगर कोई व्यक्ति किसी पे सामान्य हमला करता है तो 351 के तहत जो होगा दंडात्मक कार्रवाई होगी। उसके बाद में आता है हमारा धारा 354। धारा 351 में हमला था, 354 में कहा है स्त्री की लज्जा भंग करना या छेड़छाड़ करना। जैसे कि देखते होंगे कि किसी भी स्त्री की लज्जा को भंग करना, यानी कि उसके साथ छेड़छाड़ करना, स्त्री के साथ छेड़छाड़ करना, तो क्या होगा, धारा 354 लागू होगी। अगला है 354A। इसमें कहा है लैंगिक उत्पीड़न। अगर किसी स्त्री के साथ लैंगिक उत्पीड़न होता है तो वहाँ पे धारा 354A के तहत उस व्यक्ति को दंड दिया जाएगा। अगला आता है धारा 362 में कहा गया अपहरण। अगर किसी भी व्यक्ति का कोई व्यक्ति अपहरण करता है तो वहाँ धारा 362 लागू होगी। अगला है धारा 363। धारा 363 में कहा गया स्त्री को भगाना। और कोई स्त्री को भगा ले जाता है तो वहाँ पे धारा 363 लागू होती है। लेकिन अगर नाबालिग बच्चा यानी नाबालिग स्त्री है तो वहाँ पे धारा 363 नहीं 366 लागू होगी। यानी कि सामान्य में 363, अगर स्त्री नाबालिग है तो 366 के तहत दंड दिया जाएगा। उसके बाद में आता है हमारा धारा 376। धारा 376 अक्सर लोग जानते हैं क्या होता है, बलात्कार करने पर दंड। धारा 376 में दिया है बलात्कार करने पर दंड क्या होगा, वो धारा 376 में बताया गया है। उसके बाद में आता है धारा 379। 379 में चोरी के बारे में बताया गया। अगर कोई व्यक्ति चोरी करता है तो उस पर कौन सी धारा लागू होगी, 379। उसके बाद में आता है लूट और डकैती। यहाँ पे एक बात क्लियर कर देते हैं, लूट और डकैती में अंतर होता है। लूट में क्या होता है, अगर किसी भी जगह पर कोई भी छीना झपटी होती है, अगर उसमें 4 व्यक्ति से कम लोग हैं, यानी कि 4 से कम है तो लूट हो जाएगी। अगर किसी भी जगह पे छीना झपटी होती है या फिर कहीं पे कुछ भी लूट होती है तो 4 से अगर ज़्यादा होगा तो वहाँ पे डकैती होगी। यानी कि 4 व्यक्तियों से कम, 4 या 4 से कम में अगर छीना झपटी होती है तो लूट, 4 या 4 से ज़्यादा लोगों के द्वारा अगर कोई भी संपत्ति या किसी भी दुकान है या बैंक है उसमें लूट होती है तो उसे लूट ना कहकर डकैती कहेंगे। तो लूट के लिए हमारा कौन सा आर्टिकल है, लूट के लिए हमारा आर्टिकल है 390। और लूट के बाद में डकैती के लिए आर्टिकल है हमारा आर्टिकल नहीं क्या कहेंगे, धारा कहेंगे 390। और 391 में कहा गया है डकैती के लिए धारा 391। 390 लूट के लिए, 391 डकैती के लिए। और लूट का दंड जो होगा 392 में बताया गया है। और डकैती का दंड 394 में
395 में बताया गया है। यानी कि डकैती का जो दंड होगा, कहीं पर डकैती डाली जाती है तो उसके लिए दंड जो होगा 395 में बताया गया है। अगला आता है 415। धारा 415 कहती है छल करना। अगर कोई व्यक्ति किसी के साथ छल करता है तो वहाँ पे धारा 415 के तहत कार्रवाई की जाएगी। अगला आता है हमारा 489। 489 में बताया गया है फर्जी नोट। जैसे कि अभी वेब सीरीज आई थी हाल ही में कि फर्जी, तो वहाँ पे फर्जी में क्या था, फर्जी नोट बनाए गए थे। तो वहाँ पे धारा कौन सी लगेगी हमारी, 489 के तहत फर्जी नोट यानी कि जाली नोट बनाने पे जो कार्रवाई की जाएगी वो धारा 489 के तहत कार्रवाई की जाएगी। उसके बाद आता है हमारा धारा 493। धारा 493 में कहा गया धोखे से शादी करना। अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के साथ धोखे से शादी करता है तो धारा 493 के तहत अपराध की श्रेणी में आता है। धारा 493 किसी व्यक्ति के साथ धोखे से विवाह करना। लेकिन अगर कोई व्यक्ति एक विवाह होने के बावजूद चुपके से दूसरा विवाह करता है तो धारा 494 है दूसरे विवाह के लिए। अगर एक व्यक्ति का विवाह पहले से ही है और दूसरा विवाह करता है तो धारा 494 के तहत कार्रवाई की जाएगी। उसके बाद हमारा बचता है 2-3 धारा बची हैं महत्वपूर्ण, क्या है 496। कोई अगर ज़बरदस्ती किसी के साथ विवाह करता है तो वहाँ पे लगेगी हमारी धारा 496। 491 क्या थी, 493 हमारी थी नकली यहाँ पे 493 जो हमारी थी, 493 जो थी हमारी धोखे से विवाह करना। 494 हमारी थी दूसरा विवाह करना, यानी कि एक विवाह होने के बावजूद चोरी छुपे दूसरा विवाह करना, तो धारा 494 लगेगी। अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के साथ ज़बरदस्ती विवाह करता है तो धारा 496 लगेगी। उसके बाद आता है मानहानि की परिभाषा जो दी है धारा 499 में दी गई है। और मानहानि अगर किसी व्यक्ति का जैसे कि सम्मान के साथ उसकी गरिमा का अपमान होता है तो वहाँ पे मानहानि का मुकदमा किया जाता है, तो उस पर धारा 499 के तहत उसमें परिभाषा दी गई है। और मानहानि की जो दंड होगा 400 के बाद में 500 पे दंड के बारे में बताया गया। और लास्ट हमारा बचता है धारा 511 में बताया गया आजीवन कारावास से संबंधित अगर कोई आजीवन कारावास से संबंधित अपराध के लिए दंड। इसमें आजीवन कारावास से संबंधित जो अपराध होते हैं उसके लिए दंड हमारा किस में है, धारा 511 में। इस प्रकार हमने क्या था, धारा 1 से लेकर के 511 तक जितनी भी महत्वपूर्ण धाराएं हो सकती थी, यानी कि 1 से लेकर के 511 तक जितनी भी धाराएं हो सकती थी हमने सारी की सारी कंप्लीट कर ली। वीडियो को यहाँ तक आप लोगों ने देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।